तो प्रयास नहीं था पहले, प्रयास तो अभी है। और उस मकसद ने मुझे बहुत कुछ दिया। कुछ चुनौतियां आई, आती रहती है कि अपनी जिंदगी तो वैसे एक आम जिंदगी है, कुछ ऐसा विशेष तो कुछ है नहीं कि उसके बारे में लिखा जाए। तो यही एक मन में था कि पूरी बुक क्या लिखेंगे ना। पर मुकेश जी को मैं बहुत एक धन्यवाद देना चाहूँगा। और इनकी मतलब जितनी भी तारीफ की जाएगी, पता नहीं मुझे कहाँ कहाँ ले गए हैं। जो जो यादें जो हम कभी भूल चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते, तो कहाँ कहाँ ले गए और किस तरह से चीज़ों को इन्होंने प्रस्तुत किया है, तो वाकई में बहुत कुछ अद्भुत ही हुआ है, मैं तो यही कहूँगा। ये सर से आप दुनिया को अच्छा करने के ऊपर पूछिए तो सर बहुत डिटेल में बताते हैं। एक कठिनाई के ऐड में कर रहा हूँ, बट सर से जब उनके बारे में पूछा जाता है तो सर के शब्द बहुत ही कंट्रोल्ड, बहुत ही कम शब्दों में सर बात करते हैं, तो उसको बुक में लाना भी एक जर्नी रही। तो जब हम ये यात्रा की बात करते हैं, तो जब बुक पढ़ रही थी, एक उसमें इनिशियल एक चैप्टर है जिसमें हम बचपन की बात करते हैं। तो सर आपका जब बचपन देखा एक किताब के माध्यम से, तो वो एक आइडियल बचपन नजर आता है। आज की पीढ़ी को शायद हम वो बचपन नहीं दे पा रहे हैं। इस पे सर आपका क्या विचार है? विचार ये है कि हम कुछ देने की कोशिश कर रहे हैं ना, वही मतलब हम नेचुरल जो होता है, कुछ ज़्यादा प्रकृति सब कुछ देती है, लेकिन हम प्रकृति से दूर जाकर बहुत कुछ बाहरी देने की कोशिश ज़्यादा कर रहे हैं। पहले कुछ देने की ज़रूरत नहीं थी, बहुत कम चीज़ें होती थी और कम चॉइसेज होती थी, तो सब कुछ सामान्य नेचुरल तरीके से चलता था। तो प्रयास नहीं था पहले, प्रयास तो अभी है। तो ये कुछ मतलब एक तरह से उल्टी बात हो गई कि क्या किया, कुछ नहीं किया, वो सही था। अब करने से कुछ हम इधर उधर जा रहे हैं, कुछ अपने आप को आर्टिफिशियल बना रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें हम दिमाग में प्रवेश करवाते जा रहे हैं, तो शायद जिंदगी के लिए कहीं ना कहीं वो हमारे लिए अच्छी नहीं है। तो ऐसा कुछ किया नहीं है, मतलब वो बस एक बचपन है, गांव की छोटी छोटी चीजें हैं। सर वो कुछ पल आप हमसे शेयर करना चाहेंगे, गांव के वो पल? क्योंकि मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है, क्यूरियोसिटी हो रही है कि मैं आपसे भी सुनूं। गांव की सबसे बड़ी बात थी उस समय, बहुत लिमिटेड चीजें होती थी गांव, बहुत लिमिटेड। मतलब सुनकर ही शायद बड़ा बड़ा अजीब सा लगेगा कि पुरातन काल में चले गए क्या। कोई लाइट नहीं, कोई रोशनी नहीं, कोई गाड़ियां नहीं, कुछ भी। बस गांव में सीमित चीजें, वहीं पैदा होनी है, वहीं बननी है, उन्हीं में जीना है। कुछ चंद चीजें बाहर से आती थी। तो और बिल्कुल प्रकृति के सानिध्य में रहना, तो कम चीज में जो आनंद होता है ना, अभी क्या होता है कि हमारे पास इतनी चॉइसेस होती है तो हम आनंद ही नहीं ले पाते, और हमेशा कुछ न कुछ चलता रहता है कि उसके पास ज्यादा, मेरे पास कम, उस बच्चे की ये। वहाँ कुछ था ही नहीं। खिलौने क्या है, मिट्टी के खिलौने बनाने हैं। सर आपकी बातों से अब पता चलता है कि वो सरलता और वो सादगी आपके रूट्स में है। तो सर जब आप इतनी सादगी और संतोष भरे जीवन की जब आप बात कर रहे हैं, तो सर आरसीएम जैसे इतने बड़े अभियान की कल्पना कैसे की? मेरे जीवन में क्या है कि मेरे संस्कार माता पिता के इतने अच्छे थे कि वहाँ एक बहुत पवित्रता थी, औरों के लिए अच्छा सोचना। तो वही एक जीवन में जैसे कोई बीज डले हुए थे। और जब हम आसपास देखते थे कि ये लोग इतने आपस में क्यों लड़ते हैं, क्यों झगड़ते हैं, क्यों धोखा देते हैं, मतलब वो जो चीजें देखते थे, तो कहीं ना कहीं मन में एक विचार दबा हुआ था कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ठीक होना चाहिए। और एक दिन ये विचार आया कि ये ऐसा एक जो बिजनेस को भी ऐसा मॉडल बनाया जा सकता है जो हम मिलजुल कर करें, एक दूसरे को सहयोग करें। और उस विचार ने इतनी ताकत, इतनी एनर्जी प्रदान की, एक ऐसा संकल्प मन में डिसाइड हुआ। और उसी दिन से ये आरसीएम की कल्पना और आरसीएम का डिजाइन शुरू हो गया। सर यह सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, पर क्या ये यात्रा आपके लिए इतनी आसान रही या फिर इसमें भी कई चुनौतियां आई? चुनौतियां तो आनी ही थी, क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा कोई अनुभव नहीं था, कोई एक्सपोजर नहीं था, मैंने वो दुनिया नहीं देखी थी, और एक इतना बड़ा काम शुरू कर दिया।
तो चुनौतियां निश्चित तौर पे आई, और एक उन चुनौतियों ने बहुत कुछ सिखा दिया एक्चुअली। वो मैं तो समझता हूँ कि मेरी जीवन को उभार दिया चुनौतियों ने, नहीं तो शायद मैं अपने आप को कभी पहचान भी नहीं पाता है कि जो एक सामान्य से उस स्थिति में चला जाता। और एक चीज़ बहुत अच्छी सीखने को मिली कि इंसान की क्वालिटी से ज़्यादा मायने रखता है उसका मकसद है। क्योंकि मेरे पास योग्यता नाम की कोई चीज़ नहीं थी, लेकिन मकसद एक ऐसा लिया और उस मकसद ने मुझे बहुत कुछ दिया। तो चुनौतियाँ आई, आती रही, आती रहती है, पर क्योंकि मकसद ऐसा है और मकसद स्ट्रांग है, मकसद पे संकल्प है, तो सारी चीज़ें अपने आप कुछ न कुछ होता है। तो सर आपके उत्तर ने तो सही में मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया कि जीवन में किस मकसद की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और मैं विश्वास रखती हूँ कि जो भी यह पुस्तक पढ़ेगा उसके मन में ये सवाल ज़रूर आएंगे। आगे बढ़ते हैं। मेरा प्रश्न अब मुकेश सर से है कि सर, जितना मैंने आपके बारे में जाना है, आप कई सालों से कॉरपोरेट वर्ल्ड में रहे हैं, आपके बहुत सारे अलग फेसेस मैंने जाने हैं। जैसे आप कोचिंग एंड मेंटरिंग में भी है, स्पोर्ट्स में भी है, आप मोटिवेशनल स्पीकर भी है, किताबें भी लिखते हैं। तो इतने सारे रोल्स में सक्रिय जब आप हुए हैं, तो सर आप इस जर्नी तक कैसे पहुंचे? सी ट्विंकल, मैं अक्सर ऐसा देखता हूँ कि ज़िंदगी, अगर आपको एक प्रॉपर ज़िंदगी जीनी है तो उसके बहुत मल्टी डायमेंशंस होने चाहिए। और मेरे पिताजी आर्मी में थे, डिसिप्लिन मुझे उनसे मिला ही। लेकिन इस पूरी जर्नी में एक चीज़ मैं समझ पाया लोगों से मिलने के बाद, कि जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि काम करने के लिए कितना समय होता है एक दिन में, तो अक्सर लोग उसको 8 घंटे मान के चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और अगर आप सोने को काम नहीं भी मानते हैं तब भी 16 घंटे का काम, 16 घंटे हमारे पास एक दिन में होते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आपका, सर ने अभी मकसद की बात की, अगर आपके उद्देश्य आपके पास हैं तो आप कुछ भी करिए, आप उसमें अच्छा फील करते हैं, आपको वो काम नहीं लगता, आपको वो प्रेशर नहीं लगता, आप इंजॉय करते हैं उसको। इसलिए ये सब काम करते हुए कभी मुझे ऐसा नहीं लगता कि मैं बहुत काम कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा उद्देश्य क्लियर है। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे कहूँ कि आप ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल मेरी बजाय सर से बनता था, क्योंकि मैं तो शायद 10% भी नहीं कर रहा हूँ जितना सर कर पाते हैं आज की डेट में। जी हाँ, कहीं न कहीं सही कहा कि सर आपने, क्योंकि जब मैं सर चैप्टर 4 में पढ़ रही थी, तो उससे मैंने जाना कि सर शुरुआती दिनों में आप काफ़ी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी थे, और अब देखें तो आज इतना बड़ा अभियान, आज आप मतलब आपके खुद के गीत लिखते हैं, मोटिवेशनल स्पीकर है, लाखों लोगों के प्रेरणा स्रोत है। तो सर इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि ये ट्रांजिशन कैसे? एक जो लाइन अक्सर अगर हम यूज़ करते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है ना, तो जब ये काम शुरू किया, ये अभियान शुरू किया, तो बहुत सारी आवश्यकताएं अपने आप पैदा होती गई। शुरू शुरू में बुक नहीं लिखना आता था मुझे, तो मैंने कुछ साथियों को कुछ कोशिश की कि आप कोई इस बारे में बुक लिख दो, लेकिन क्योंकि जो भाव हमें प्रस्तुत करने हैं, जो बात कहनी है, उसको उस अंदाज में कहने के लिए मुझे अल्टीमेटली ये महसूस हो गया कि मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। तो फिर प्रैक्टिस शुरू की, वो किया, और धीरे धीरे फिर छोटी सी बुक लिखी, पहले बहुत छोटी सी, और फिर धीरे धीरे ये सिलसिला चलता रहा। क्योंकि बात को आपके अंदर जो है वो बाहर आने की इतनी ज़बरदस्त अंदर एक प्रेरणा है कि इनको बात को पहुंचाना है, तो बुक लिखना आया। फिर ऐसे गीत बनाने की बात आई, तो बाहर से जब गीत बनाते हैं तो वो जो मैं कहना चाहता हूँ वो कोई आता नहीं उसमें, वो तो ये सारी क्या कि आवश्यकताएं पैदा हुई, और मुझे अल्टीमेटली उसमें कूदना ही पड़ा। मतलब ऑप्शन नहीं था ना, जैसे होता ना कि आदमी की अभी लास्ट पे कुछ है कि अब बचने के लिए ये करना ही पड़ेगा, वो स्थिति मेरी हुई, और ऐसी कुछ आवश्यकताएं पैदा हुई, और उन आवश्यकताओं ने मुझे करने के लिए मजबूर किया, और बहुत सारी चीज़ें आती गई। मुझे बोलना बिल्कुल नहीं आता था, आश्चर्य करोगे ट्विंकल, कि मैं मतलब ऐसे दो लोग आपस में बात करते हैं ना, वो भी मुझे ठीक से नहीं आता था। मैं मदर के सामने भी ठीक से नहीं बोलता था, ये मेरी स्थिति थी। लेकिन वही आवश्यकता की बात आई, बड़ी मुश्किल से बोलना सीखा।
सर एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि जब आपने गीत की बात की तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी सर, अगर आप कुछ गुनगुना दे तो बहुत सही रहेगा हमारे लिए भी। किसी समय में ये बात कहती तो शायद मैं बहुत सोचता, संकोच करता, लेकिन अब क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो गई, अभी मैं जैसे गुनगुनाने की बात भी की और गीत की भी बात की, अब मैं कुछ लाइनें बोलता हूँ तो अपने को समझ में आएगा कि मैं किस बात को कैसे कहना चाहता था और ये कैसे जरूरत हुई और कैसे उसको तैयार किया। जैसे कि अपनी एक भावना थी कि सब मिलजुल कर रहे, सब प्रेम से रहे, अब इसको गीत में प्रस्तुत करना है, तो मैंने फिर एक कुछ लाइनें बनाई। अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफर में, अपना उन्हें बना लो जो भी मिले सफर में, कोई नहीं पराया, कोई नहीं पराया इस अजनबी शहर में, अपना उन्हें बना लो। क्या खूब सर, मतलब मैं खुद मंत्र मुग्ध हो गई हूँ ये सुन के। तो जितने भी गीत बनाए ना, वो उसमें मैसेज जो मैं देना चाहता हूँ, जो देना क्या चाहता हूँ, जो एक मन में जो उत्पन्न हो रहे हैं ऐसा कह सकते हैं, तो ये सब अभी धीरे धीरे क्लियर हो रहा होगा कि चीज़ें कैसे काम करती है। सर इसी बात से सबसे पहले तो मैं परमात्मा को शुक्रिया करना चाहूंगी कि वो सब आवश्यकताओं ने हिंदुस्तान को एक ऐसा व्यक्तित्व दिया कि जिसकी शायद कोई तुलना नहीं है। नहीं, व्यक्तित्व में कुछ भी नहीं है। मैं रियल बताता हूँ, व्यक्तित्व में कुछ भी नहीं है। जो भी है, इच्छा देने वाला भी वही है। हमें केवल उसकी बात को स्वीकार करना है और उसके साथ जुड़े रहना पवित्रता से। सब कुछ वही करता है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हमारे अंदर कुछ है ही नहीं। अगर मेरे विचारों में कोई दोष है तो मेरी कृत्यों में पवित्रता आ ही नहीं सकती है। तो मैं अगर ये सोचता हूँ कि मैं बातें ऐसी करूँ ताकि मेरा कुछ स्वार्थ सिद्ध हो जाए, तो मेरे कृत्य में पवित्रता नहीं आएगी, मेरे भावों में पवित्रता नहीं आएगी, मेरे वचनों में पवित्रता नहीं आएगी। तो व्यक्तित्व का कोई बहुत बड़ा मैटर नहीं है इसमें। मैटर सिर्फ शुद्धता का है, पवित्रता का है। सच्चे दिल से चाहो तो ऊपर वाला सब कुछ सहयोग करता है। वो एक फिल्म का डायलॉग नहीं है कि किसी चीज को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसको पूरा करने में मदद करती है। ये जिंदगी का सबसे फेवरेट डायलॉग मैं कह सकता हूँ। सर अब समझ आ रहा है कि आपके विचारों से ये किताब मनसा वाचा कर्मणा ये कैसे जन्मी होगी। तो सर इसी से एक प्रश्न मतलब मेरे दिमाग में आ रहा है मुकेश सर के लिए कि सर यह किताब को पढ़ने का सही तरीका क्या है? अगर आपको इस किताब को पूरे तरीके से जानना है तो पहला तरीका तो ये है कि किताब को पूरा पढ़िए और अच्छे से आप इसको, अगर इसका भाग 1 आपने पढ़ लिया, भाग 2 और 3 को आप रैंडम भी पढ़ सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको चैप्टर बाई चैप्टर जाना है। आपने एक बार किताब पढ़ ली तो आप बदलाव की चाबी को, जो हर चैप्टर के एंड में हमने एक शॉट दिया है, उसको आप एक बार देख सकते हैं रोज, ताकि आपको एक डेली मोटिवेशनल जो एक होता है ना, रोज की एनर्जी मिलेगी, वो उससे आपको मिलेगी। लेकिन आपको अब उतना भी समय नहीं मिल रहा है और आपको लग रहा है अगर इस किताब में से मुझे कुछ ऐसा है जो मैं मिस ना करूं, तो एक चैप्टर है बदलाव, जो है उसकी शुरुआत स्वयं से होती है। अगर आपने वो चैप्टर लगभग पेज नंबर 181 से 190 के बीच पढ़ लिया, तो वैसे तो उसके बाद ये बुक आप खुद ही उस तरीके के व्यक्ति हो जाएंगे कि आपके अंदर इतने बदलाव आ जाएंगे कि आप एक बेहतर व्यक्ति बनने की जर्नी पे होंगे। और जो इस बुक में वो चैप्टर आपको हेल्प करेगा वो ये है कि सफलता उतनी भी मुश्किल नहीं है जितनी हम लोग मान के चलते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा कि आप पूरी बुक को अगर ना भी पढ़ पा रहे हो तो चैप्टर 181 से 190 मिस ना करें। मुकेश जी ने जो अभी बात कही कि सफलता उतनी भी मुश्किल नहीं है, तो ये बात मुझे भी बड़ी अच्छी लगती है और मुझे वो प्रैक्टिकली अनुभव भी होता है कि सरल रहेंगे, नेचुरल रहेंगे, सामान्य जीवन जिएंगे तो सफलता तो वैसे ही मिल जाएगी। कि इतनी बड़ी दुनिया में 4 पैसे कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।
लेकिन हम मुश्किलात क्या पैदा करते हैं, हम कुछ भी काम कर रहे हैं तो रिश्ते बिगाड़ लेंगे, लोगों से दूर हो जाएंगे, परिवार से प्रेम नहीं रखेंगे। तो कुछ न कुछ ऐसा अतिरिक्त किया जा रहा है जो हमारे काम को बढ़ा रहा है। अभी एक किसान है, वो ईमानदारी से खेती करे, पशुओं का ध्यान रखे, प्रेम करे धरती से, अपने आप सफल है। धन्यवाद सर, आपने इतनी गहरी बात कह दी। Hello everyone. If you like this video and then like it, if you want new videos, and I subscribe this channel and Jai Ashian everyone.